प्यारे बच्चों, जैसा कि इसके पहले वाले अंक में हम लोगों ने पढ़ा था कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की क्या स्थितियां होती हैं और चिन्ह परिपाटी। तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने चिन्ह परिपाटी को पढ़ा था, जिसमें दर्पण के ध्रुव से किसी वस्तु की दूरी या प्रतिबिंब की दूरी का चिन्ह वगैरह क्या नापा जाता है, इस प्रकार से ये बात थी। आज हम लोग इस पाठ का बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे, जो है दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र वह सूत्र होता है जो दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी के बीच संबंध को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर अब ध्यान देने की बात है कि पहले इस सूत्र का निगमन हम लोगों के कोर्स में था, परंतु इस बार से इसको हटा दिया गया है। इस बार से क्या, पिछले 2 साल से हटा दिया गया है। तो इसके सूत्र का निगमन नहीं है, फिर भी हम अपने वीडियो के कुछ अंकों में इसका निगमन डाल देंगे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये कोई अवतल दर्पण है, MM नाम इसका दे देते हैं, MN ये अवतल दर्पण है और इसके सामने कोई वस्तु AB है, जो कि दर्पण के सामने U दूरी पर रखी गई है। दर्पण के सामने U दूरी पर रखी गई है और परावर्तन के पश्चात इसका प्रतिबिंब B डैश पर बनता है, जो कि उल्टा है, वस्तु से छोटा है। हम लोगों ने सामान्य स्थिति पर विचार किया है, कोई विशेष स्थिति नहीं है, इसलिए ये प्रतिबिंब उल्टा है। अब मान लीजिए कि दर्पण की फोकस दूरी PF जो है वो -F है। अब चूंकि ये अवतल दर्पण हमने लिया है, दर्पण चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, उसका सूत्र दोनों के लिए एक ही होता है। अब दर्पण से वस्तु की दूरी PB, माना ये U मात्रक। अब वो मात्रक है तो चाहे सेंटीमीटर में हो चाहे मीटर में हो, जैसी भी स्थिति होती है उस पर विचार नहीं करना है। और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी PB डैश, माना ये V। तो इस प्रकार ये सूत्र जो संबंध दिखा रहा है, ये संबंध 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, इसे हम लोग दर्पण सूत्र कहते हैं। इसी दर्पण सूत्र के जरिए ही, इसी दर्पण सूत्र द्वारा हम लोग किसी वस्तु की, प्रतिबिंब की अथवा दर्पण की फोकस दूरी, इन सब स्थितियों पर विचार करते हैं और उनके आंकिक मान को ज्ञात करते हैं। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, यहाँ पे हम लोगों को यही ध्यान देने की बात है। अब जैसे कोई वस्तु, जैसा कि हम इसके आंकिक प्रश्नों को जब हल करेंगे तो उसमें हम लोग इस बात पे विचार करें कि अगर कोई वस्तु दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, उसकी फोकस दूरी जो है 15 सेंटीमीटर है, तो उसका प्रतिबिंब जो है किधर बनेगा, अगर वो दर्पण अवतल है तो यहाँ पर दूरियों को हम चिन्हों के हिसाब से लिखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं अवतल दर्पण के लिए सारी दूरियां जो है ऋणात्मक होती हैं, क्योंकि इसके पीछे पॉलिश्ड पार्ट है, इधर किरण नहीं जा सकती, केवल परावर्तित होकर के इधर आती है। जबकि उत्तल दर्पण में ठीक इसका विपरीत हो जाता है, प्रतिबिंब इधर बनता है पीछे की ओर, क्योंकि वो आभासी स्थिति होती है प्रतिबिंब के लिए। तो चिन्ह को देखते हुए हम उन मानों को रख करके, तो जो मान ज्ञात करना होता है उस मान को हम लोग ज्ञात करते हैं। अब अगर आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपको इस सूत्र का उपयोग करना बड़े आराम से आ जाएगा। इस सूत्र का उपयोग जो है वो कई चीजों में होता है। जैसे आगे जब हम लोग अपने अगले पाठ में पढ़ेंगे रंग बिरंगा संसार में, तो उसमें देखेंगे कि जो मानव नेत्र में होने वाले नेत्र दोष हैं, उसमें प्रयुक्त होने वाले चश्मे की
फोकस दूरी क्या होगी, या कोई व्यक्ति जो है इस नेत्र दोष से पीड़ित है तो वह न्यूनतम कितना देख सकता है या अधिकतम कितना देख सकता है, इस प्रकार कई स्थितियां बनती हैं। अब अगर उत्तल दर्पण है तो उसके लिए भी यही स्थिति बनेगी, फार्मूला यही रहेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं रहेगी। भले उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी धनात्मक होती है और v का मान यानी प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी का धनात्मक मान ही होता है। तो इसको हम इस प्रकार जब उपयोग में लाते हैं तो इस फार्मूले का प्रयोग जो है हम करना आसानी से सीख जाते हैं। फिलहाल हम लोग इस पर काफी आंकिक प्रश्नों को भी हल करेंगे। अब उसके बाद एक महत्वपूर्ण अन्य टॉपिक है इसमें, आवर्धन। आवर्धन का मतलब होता है सामान्य रूप में तो बढ़ाना होता है, आवर्धित करना, बढ़ाना, लेकिन जैसा कि हम देखते हैं अवतल दर्पण के केस में या उत्तल दर्पण के केस में, इसमें प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर केवल कुछ विशेष स्थिति में ही होती है। जैसे मान लीजिए अवतल दर्पण में कि वस्तु जो है दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी गई है, तब उसका प्रतिबिंब एकदम वस्तु की लंबाई के बराबर ही होगा। जैसे मान लीजिए आपने 5 सेंटीमीटर की कलम दर्पण के वक्रता केंद्र पर रख दिया है तो उसका ठीक उल्टा प्रतिबिंब जो है उसी स्थान पर बनेगा और उसी के बराबर बनेगा। इन सब स्थितियों का हम लोगों ने अध्ययन किया हुआ है, पिछले अंक में हम लोगों ने इन सब स्थितियों का अध्ययन किया हुआ है। तो अब अगर दर्पण से बहुत दूर वस्तु को रख दिया जाए, मान लीजिए कि अनंत पर रख देते हैं, तो प्रतिबिंब कैसा हो जाता है, प्रतिबिंब बहुत ही छोटा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम किसी वस्तु को दर्पण के फोकस पर स्थित कर देते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बन जाता है और बहुत बड़ा बन जाता है, इतना बड़ा बन जाता है कि उसका मापन नहीं कर सकते हम लोग। तो ये जो प्रतिबिंब के घटने और बढ़ने की स्थितियां होती हैं वस्तु की स्थिति के अनुसार, उसी को हम लोग एक अन्य शब्द में परिभाषित करते हैं जिसे हम लोग आवर्धन कहते हैं। तो आवर्धन कुछ नहीं और है, यहाँ पे सॉरी हमने दर्पण की जगह पे लेंस लिख दिया। तो ये दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन, तो दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन ये हमेशा प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के बराबर होगा। मान लीजिए कि जो हमने ये वस्तु रखा हुआ है इसकी लंबाई O है, आपकी किताब में H1 और H2 क्रमशः प्रतिबिंब और उसके वस्तु की लंबाई के लिए प्रयोग किए हैं, लेकिन यहाँ पर हम वस्तु की लंबाई के लिए O का प्रयोग करेंगे, O फॉर ऑब्जेक्ट, और प्रतिबिंब की लंबाई के लिए I का प्रयोग करेंगे, I फॉर इमेज। तो लेंस दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन जो होता है वो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात के बराबर होता है। ये अक्सर गुणे के रूप में मापा जाता है। जैसे अगर प्रतिबिंब 2 गुना बन गया वस्तु की लंबाई का तो हम कहते हैं कि आवर्धन 2 गुना है। अगर प्रतिबिंब की लंबाई जो है वस्तु की लंबाई की आधी है तो हम कहेंगे कि आवर्धन 1/2 है। तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है उसी को आवर्धन कहते हैं। आप लोग इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा कि किसी दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई, या सामान्य भाषा में आप कह सकते हैं यदि कोई पूछे कि ठीक है भैया दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसे कहते हैं बताइए, तो आप साफ साफ अपने शब्दों में कह दीजिए कि किसी दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमने माना प्रतिबिंब की लंबाई I है और वस्तु की लंबाई O है। तो परिभाषा अनुसार प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई ये बराबर है आवर्धन के होगा,
शर्त से प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी बटा वस्तु की दर्पण से दूरी। तो यहाँ पर ध्यान दें, प्रतिबिंब की लंबाई का चिन्ह जो है ऋणात्मक है, क्योंकि प्रतिबिंब नीचे की ओर है, उल्टा प्रतिबिंब है, और वस्तु की लंबाई जो है ऊपर की ओर है, इसलिए वस्तु की लंबाई धनात्मक। तो हम लोग आवर्धन में कर रहे हैं m बराबर माइनस आई बटा ओ बराबर माइनस वी बटा माइनस यू, या m बराबर आई बटा ओ बराबर माइनस वी बटा यू। ध्यान दें यहाँ पे माइनस माइनस ये दोनों कट जाएंगे और माइनस आई का चिन्ह इधर आ जाएगा, तो आई अपान ओ बराबर वी अपान माइनस वी अपान यू। यहाँ आवर्धन जो है ऋणात्मक है, तो दर्पण की केस में चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, उसका आवर्धन जो है हमेशा ऋणात्मक ही होता है। तो यहाँ पर हम लोगों को यही ध्यान देना है। अब हम लोग इस पर आधारित आंकिक प्रश्नों को गृह कार्य के लिए करेंगे। आप लोग अपना गृह कार्य जो आपकी पुस्तक में नीले नीले रंग के प्रिंटिंग में छपे हुए क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन को आप करिए। जो क्वेश्चन न समझ में आए उसे आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर फोन करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, उसकी व्याख्या की जा सकती है। फिलहाल हम उसके आंकिक प्रश्नों का और सैद्धांतिक प्रश्नों का हल भी अलग से वीडियो अंक में संपादित करेंगे। तो इसके बाद हम लोग कल से पढ़ेंगे, जिसमें प्रकाश का प्रमुख गुण है, जिसे हम लोग कहते हैं अपवर्तन। तो अपवर्तन की स्थिति के लिए हम लोग अगले वीडियो तक मिलते हैं।